आखिर माशाल्लाह कैसे लगा और इसके पीछे क्या साजिश कारफरमा थी, ये सब जानने के लिए आए ये वीडियो देखते हैं और साजिश को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन ने दोबारा इलेक्शन करवाने के मुतालिक मुज़ाकरात को शुरू कर दिया, लेकिन अंदरूनी खाना फौज को माशाल्लाह लगाने पर उकसाते रहे, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि दोबारा इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भुट्टो का वोट बैंक इतना था कि वो हर सूरत दोबारा आसानी से कामयाब हो जाता, ज्यादा से ज्यादा 2-4 सीटों का फर्क पड़ता। ऐसी सूरत में कोशिश सिर्फ मार्शल के लिए की जाती रही, दूसरों ने सिर्फ जबानी कोशिश की। एयर मार्शल अजहर खान ने तो तहरीरी तौर पर फौज को बुला लिया। मुज़ाकरात में दोबारा इलेक्शन का समझौता हो गया, लेकिन अंदरूनी खाना अपोजिशन मार्शल ही चाहती थी। जैसे बाद में पता चला जनरल ज़िया उल हक जो चीफ और आर्मी स्टाफ थे उनसे अपोजिशन का राब्ता था, लेकिन वो खौफजदा थे। भुट्टो और उसके साथियों को कुछ शक पड़ा, लिहाजा मार्शल से एक रोज कबल यानी 4 जुलाई 1977 को शाम को कैबिनेट मीटिंग हुई और ज़िया उल हक को तब्दील करने का फैसला हो गया। उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी गुलाम इसाक खान थे, उनको हुक्म दिया गया कि फौरन ऑर्डर जारी कर दिए जाएं। उस वक्त रात के 10-11 बजे थे। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि देर ज्यादा हो गई है, कल सुबह ऑर्डर जारी हो जाएंगे। भुट्टो या उसके किसी वजीर को ये इल्म न था कि अंदरूनी खाना वो अपोजिशन से मिला हुआ है और उसका राब्ता जनरल ज़िया उल हक से है, लिहाजा कैबिनेट मीटिंग सुबह के इंतजार में खत्म हो गई। गुलाम इसाक खान ने फौरन ज़िया उल हक से राब्ता किया और कहा कि नाउ एंड नेवर, इसी रात कार्रवाई कर लो वरना सुबह को तुमको तब्दील कर दिया जाएगा। चुनाचे ज़िया उल हक ने मुनासिब इंतजाम करके सुबह 4-3 बजे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। भुट्टो और तमाम मुतल्लिका वज़रा पार्टी लीडरों को नजरबंद कर दिया गया। मार्शल लॉ के बाद दीगर इक़दाम और अहकामात के अलावा जिस मामले में मेरा अमल दखल हुआ वो था कि जिसमें मार्शल लॉ वालों ने एक ट्रिब्यूनल बनाया, जिसके रूबरू उन मरकजी या सूबाई असम्बलियों के मेंबरान जिनके खिलाफ धांधली की शिकायत थी मुकदमे तैयार करके पेश करना था, ताकि उन्हें सजा दी जा सके और मुस्तकबिल के लिए नाअहल करार दिया जाए। पंजाब में मार्शल लॉ हेडक्वार्टर असम्बली बिल्डिंग में कायम किया गया था। वहाँ एक सेल इस काम के लिए कायम किया गया, जिसमें एक फौजी कर्नल और कुछ पुलिस अफसरान लगाए गए। मुतल्लिका पुलिस को शिकायत की तफ्तीश और सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा गया। सबसे पहले जो केस तैयार हुआ उसकी ट्रिब्यूनल में वजवाने के लिए मुकदमा लोकल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की अप्रूवल के लिए पेश किया गया। वहाँ किसी ने मशवरा दिया कि क्योंकि अदालती मामला है इसलिए मुकदमा महकमा कानून को दिखाकर फिर दायर किया जाए। जब ये अहकाम सेक्रेटरी कानून के पास आए तो उन्होंने वो केस मेरे सुपुर्द किया कि मैं अपनी कानूनी राय तैयार करूं। मैंने सोचा कि ये नाजुक मामला है, इसलिए मुझे अकेले को ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। मैंने सेक्रेटरी को मशवरा दिया कि जनाब ऐसे मामला के लिए एक कमेटी बना दी जाए ताकि 3 आदमी इकट्ठे केस देखें और मशवरा दें, वो मुश्तरका फैसला होगा, ये पता नहीं चलेगा कि किसने क्या राय दी है। सेक्रेटरी कानून को ये तजवीज पसंद आई, चुनाचे उन्होंने MLA से बात की और एक कमेटी बना दी जिसका सरबराह मुझे बनाया गया और मेरे साथ एक कर्नल और एक ASP को कमेटी के मेंबरान बना दिया गया। चुनाचे हमने केस पर गौर व किया और एक मुश्तरका फैसला लिखा कि कमेटी की क्या राय है। इसी तरह एक एक करके मुकदमात पर राय दी और इस्तिगासा की वोटिंग भी कर दी। हमारे पास में जो 7 से 5 केस आए उनमें अक्सरियत ऐसी थी जिसमें तफ्तीश नामुकम्मल या सबूत काफी न थे, लिहाजा उनको मजीद तफ्तीश या सबूत के लिए वापस किया और वाज़ेह किया कि किसी चीज की मजीद तफ्तीश या किस किस्म का मजीद सबूत दरकार है। इस तरह से मुकदमात की रफ्तार बहुत सुस्त रही और सिर्फ चंद एक मुकदमात ही शुरू में दायर हो सके। इस दौरान हमने देखा कि अक्सर शिकायत वाइल्ड किस्म की थी, जिसका कोई तसल्ली बख्श सबूत न था, उनको हमने वापस कर दिया। तकरीबन 1 साल ये काम चलता रहा। इस दौरान मैं ये नतीजा हमने निकाला कि धांधली बड़े पैमाने पर बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ 7 से 5 सीटों पे हुई और वो भी सिर्फ हर सेट के चंद एक पोलिंग स्टेशनों में। और अगर इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए और वहाँ के सारे वोट मुखालिफ फरीक को भी दे दिए जाए तब भी नतीजा अपसेट न हो सकता था। बहरकैफ जो केस हमने ट्रिब्यूनल को भिजवाए उनमें से तकरीबन सब में सजा हुई और मुलजिम मुस्तकबिल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। कुछ केस हमने पास भी कर दिए, लेकिन मार्शल लॉ अथॉरिटी ने सियासी वजूह पर ट्रिब्यूनल में दायर ही नहीं किए। मिसाल के तौर पर मौलाना कौसर नियाजी के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त सबसे ज्यादा तवील थी और उसमें कुछ ऐसे थे कि मुकदमा कामयाब हो जाता, लेकिन बवजह मुकदमा दायर ही न किया गया क्योंकि मौलाना कौसर नियाजी मार्शल लॉ वालों के साथ मिल गया हुआ था और गालिबन भुट्टो के खिलाफ राज बताने का वादा कर चुका था। बहरकैफ जो वाकयात जाती इल्म की बुनियाद पर मैंने बताया, मैं उससे साफ जाहिर होता है कि भुट्टो के खिलाफ तहरीक बिल्कुल बलाजवाज थी और एक अमरीकी साजिश थी। जस्टिस मुश्ताक को भुट्टो के खिलाफ बहुत सख्त अनात थी, इसकी कई वजूहात थी, लिहाजा वो भुट्टो से बहुत सी बातों का बदला लेना चाहता था। एक बात ये थी, जब भुट्टो ने सरदार इकबाल को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया तो मौलवी साहब को सख्त नाराजगी हुई क्योंकि उन दोनों ने एक ही दिन हाई कोर्ट के जज का हल्फ उठाया था, लेकिन सरदार इकबाल सीनियर करार दे जा चुके थे, लिहाजा न सिर्फ सीनियर के होने के नाते बल्कि काबिलियत और दीगर क्वालिटीज की वजह से उनको सही तौर पर चीफ जस्टिस बनाया गया था। मौलवी मुश्ताक ने कुछ ऐसा रवैया अख्तियार किया कि कुछ ऐसे नामुनासिब हरकत की जिस पर भुट्टो ने उनकी सजिश की।
भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक को सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहा, बल्कि एक दफा ऐसा करने का भी हुक्म कर दिया, जिस पर मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो से मिलकर मिन्नत समाजत की और कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एक ही दिन हो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जरूर लगना चाहते हैं। भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक की बेइज्जती तो खूब की, लेकिन उसके असरात पर अहकामात वापस ले लिए। मौलवी मुश्ताक अपनी बेइज्जती को कभी भुला ना सका। सितंबर 1974 में भुट्टो ने बहुत नामुनासिब और गैर जरूरी वजह से आइन में 5वीं तरमीम कर दी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस जो इस ओहदे पर 4 साल मुकम्मल कर चुके थे, उन्हें चॉइस दी गई कि अगर वो चाहें तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया जाए और अगर हाई कोर्ट में रहना चाहें तो नंबर 2 यानी सीनियर पोनी जज के तौर पर काम करें, वरना रिटायरमेंट ले लें। सरदार इकबाल साहब ने दीगर ऑप्शंस कबूल न किया और रिटायरमेंट ले ली। उनकी रिटायरमेंट पर मिस्टर याया बख्तियार के मशवरे पर जस्टिस असलम रियाज को नवी पोजीशन से उठाकर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया दिया, जिस पर मौलवी मुश्ताक आग बगोला हो गए। उन्होंने असलम रियाज के तहत काम करने से इनकार कर दिया, छुट्टी लेकर इंग्लैंड चले गए और बरमला कहते हैं कि उन्हें कभी मौका मिला तो वो भुट्टो के साथ वो कुछ करेंगे जो भुट्टो हमेशा याद रखेगा। मेरी नजर में ज़ियाउल हक एक बहुत बड़ा मुनाफिक शख्स था। मेरी उससे 2-3 मरतबा मुलाकात हुई, जिसका जिक्र मैं नीचे करूंगा। वो अपने आप को पेश तो इस तरह करता था जैसे वो इंतहाई ईमानदार, मुनसिफ मिजाज या जायज काम करने वाला कुरान है, लेकिन उसने बेशुमार ऐसे काम किए जिसमें मुफाद परस्ती भी थी, बदनीयती और पल्ले दर्जे की मुनाफत भी होती थी। जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लगाया तो ऐलान किया कि वो 3 माह के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाकर मुंतखब हुकूमत और उसके नुमाइंदों को हुकूमत देकर वापस चला जाएगा। ये सब झूठा और बदनीयती पर मबनी वादा था, ताकि फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी कोई एजिटेशन ना कर सके और नए इलेक्शन तक इंतजार करे। इस तरह आस्ता आस्ता जूं उसकी हुकूमत जड़ें पकड़ती गई, इलेक्शन की तारीख मुलतवी होती रही। इसकी इक़्तिदार छोड़ने की नीयत शुरू से ही नहीं थी। इस तरीके कार की सपोर्ट उसे भुट्टो मुखालिफ सियासी पार्टियों ने खास तौर पर मजहबी जमातों ने दी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाए। लिहाजा उन पार्टियों में से और खास तौर पर मजहबी पार्टी मसलन जमात इस्लामी में से कुछ लीडर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में शामिल हो गए। जनरल ज़ियाउल हक ने निज़ाम इस्लाम को नाफिज करने का ऐलान लगाया और उसको बुनियाद बनाकर हुकूमत जारी रखी और 3 माह के बजाय 11 साल गुजार दिए। अगर वो हवाई जहाज के हादसे में ना मारा जाता तो मालूम नहीं कब तक वो हुकूमत से चिमटा रहता। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो के मामले में जो कुछ किया वो मैं जिक्र कर चुका हूँ, किस तरह मुफाद परस्त लोगों से साजिश करके उसने भुट्टो को फांसी लगवाया। इसके अलावा उस खुद अपनी फैमिली और ताल्लुक वालों को बेशुमार फायदे दिलाए। मसलन F7 इस्लामाबाद में 6-7 कोठियां अपनी और अपनी फैमिली मेंबरान के लिए बनवाई, हर छावनी में प्लाट लिए। अपने लड़के ज़ियाउल हक को बगैर किसी इस्तेकाक और मुतल्लिका क्वालिफिकेशन के एक बैंक जो गालिबन BCCI था नैरोबी मशरकी अफ्रीका में मैनेजर लगवाया। $5000 तनख्वाह के अलावा तकरीबन इतनी ही रकम के दीगर लवाजमात दिलवाए। अपने एक भांजे मियां जहांगीर परवेज को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगवाया, हालांकि उसने कोई मुतल्लिका इम्तिहान पास किया था, ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आया था। ज़ियाउल हक का बहनोई जो जहांगीर परवेज का वालिद था और वजीराबाद में रहता था, उसको खुली छुट्टी दे रखी थी कि वो लोगों से पैसे लेकर उनके काम करवाए। अपने भाई को इस्लामाबाद में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खुलवा कर दिया। भरकैफ हर किस्म की कुंभा परवरी की, दोस्तों और बाज मिलने वालों के भी कई गलत और नाजायज काम करवाता था। एक जर्नलिस्ट मिस्टर हमीद अहमद सिटी ने अपने एक मजमून सुर्खफीता में लिखा कि जनरल ज़ियाउल हक ने एक करप्ट स्टाम्प फरोश को बहाल करवाया। वो वाकया इस तरह बयान किया गया है कि मुझे आज भी साहिवाल का वो दिन याद है जब सदर जनरल ज़ियाउल हक ने एक करप्ट स्टाम्प फरोश की बहाली के लिए 2 टेलीफोन ऑर्डर जारी किया था। इस स्टाम्प फरोश ने एक मरहूम मालदार शख्स के नाम का स्टाम्प इसकी जिंदगी की तारीख में इसके रिश्तेदार को तैयार कर दिया था, जिस पर इस रिश्तेदार ने मुतवफ्फी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश की। इस पर रोला पड़ गया और शिकायत डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर ने तकमील इंक्वायरी स्टाम्प फरोश का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पटवारी की तरह स्टाम्प फरोश भी कोई मामूली चीज न था। दूसरे ही दिन डिप्टी कमिश्नर को सदर जनरल ज़ियाउल हक का टेलीफोन आ गया। उन्होंने नहायत मोहब्बत नरमी खैरियत पूछी और इसके बाद उन्होंने साइलों वाले लहजे में स्टाम्प फरोश का लाइसेंस बहाल करने की सिफारिश की। सिफारिश का असर उल्टा हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने दूसरे दिन इज़हार वजू का नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में फौजदारी कार्रवाई का इशारा भी था। उस दिन सदर का दोबारा फोन आया, लेकिन इस बार लहजा दरश था। डिप्टी कमिश्नर ने जवाबन अर्ज किया, सर मामला संगीन और बज़ाहिर प्रूव्ड है, लिहाजा वो इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही स्टाम्प फरोश का लाइसेंस बहाल की बाबत राय दे सकेगा। इंक्वायरी का तो खुदा जाने क्या बना, लेकिन डिप्टी कमिश्नर खालिद महमूद का तबादला वहां से विद इमीडिएट इफेक्ट हो गया था। यह भी एक ईमानदार बासूल डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने असूल बचाने के लिए सदर का हुक्म तस्लीम न किया। मुझे भी जाती तौर पर एक ऐसे वाकया का इल्म है जिसमें उसने अपने बहनोई वजीराबाद वाले को फायदा पहुंचाया। वाकया यह है कि एक मेरे दोस्त वकील चौधरी रफीक अहमद मरहूम लाहौर पर प्रैक्टिस करते थे। उससे पहले वो रहीम यार खान में वकालत करते थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी।
ये 1978 से 1979 की बात है, जब मैं महकमा कानून पंजाब में एडिशनल सेक्रेटरी था। एक शाम मैं अपने घर में यानी मकान नंबर 405 ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद था कि चौधरी रफीक अहमद अपने एक क्लाइंट जो इनका दोस्त भी था, इनका नाम अकबर अली था और लिंक मैकलोड रोड लाहौर में टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह इंपोर्ट करने का कारोबार करता था। एक KE कॉलेज के हॉस्टल वाली सड़क पर एक टीवी वगैरह मरम्मत करने की दुकान भी मुलाजमीन रख कर चला रहा था। उसको लेकर मेरे पास आया और मुझे बताया कि अकबर अली के एक भाई मोहम्मद अशरफ को कत्ल केस में फांसी की सजा हो चुकी है, अपील भी खारिज हो चुकी है, अब सदर साहब को रहम की अपील देनी है। मैं चूंकि महकमा कानून में था, वो मुझसे रहम की अपील बनवाने चाहते थे। मैंने उन्हें रहम की अपील तो तैयार कर दी, लेकिन भी मशवरा दिया कि सदर साहब के बहनोई वजीराबाद में उसको कुछ दे दिलाकर काम करवाया जाए, वरना अपील का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उस तक पहुंचने के लिए भी कोई रेफरेंस चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि उसका कॉल का जहांगीर परवेज जुडिशनल सेशन जज कसूर है और वो अपने बाप तक ले जा सकता है। मियां जहांगीर परवेज तक पहुंचने के लिए मैंने अपने दोस्त चौधरी मोहम्मद नसीम जो कसूर में सेशन जज थे, उनके नाम रुका दे दिया। चुनाचे वो मियां जहांगीर परवेज तक पहुंच गए और उनके साथ उनके वालिद को वजीराबाद में जा मिला। 50,000 रुपए तय हुए, उसमें से 25,000 देकर वो उन्हें लेकर सदर साहब के पास पिंडी हो गए। अकबर अली कोठी के बाहर खड़ा रहा। वो मिलकर बाहर आया और कहा कि फिलहाल सदर साहब ने 1 माह के लिए स्टे ऑर्डर दे दिए, क्योंकि सब फांसियों के खिलाफ रहम की अपील रोक रखी है और उनमें फाइनल ऑर्डर इसलिए नहीं करते कि उस वक्त भुट्टो की रहम की अपील के पास पेंडिंग है और जब तक भुट्टो की फांसी न लग जाए वो किसी रहम की अपील को मंजूर करना मुनासिब नहीं समझते। आज ही हुक्म भी गनीमत था, लेकिन वापस आकर भुट्टो की फांसी का इंतजार करने लगे। भुट्टो की फांसी के तीसरे रोज अकबर अली फिर बकिया 25,000 रुपए देकर जहांगीर परवेज के वालिद को लेकर सदर साहब के पास गए तो उन्होंने फांसी उम्र कैद में तब्दील कर दी। इख्तबास 7 मुबालगा नाम मुगालता, तारीख शाह 2006, मियां मोहम्मद अशरफ साबिक सेशन जज सेक्रेटरी कानून पंजाब और मशीर कानून वफाकी मुहतसब। आई होप ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।